At the age of 3 I have started drawing. जहाँ पे लोग लेटर्स अल्फ़ाबेट सीखते हैं वहाँ पे मैं ड्राइंग करता था। सबसे बड़ा लर्निंग था बचपन में वो बनारस के घाट्स और गलियाँ थी और अभी भी मैं जाता हूँ तो वो सब चीज़ें देखता हूँ तो रिचार्ज फील करता हूँ। अभी ऐसी कौन सी एक इनविजिबल चेंज हुआ है जो भी यंग डिजाइनर्स नहीं समझ पाएंगे। डिज़ाइन और आर्ट में जो फ़र्क है ना बेसिक, जिस दिन वो समझ जाएगा वो सक्सेसफुल हो जाता है। सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, एक ग्रेट डिजाइनर या एक ग्रेट डिसीजन मेकर? आजकल के डिज़ाइनर्स का जो प्रॉब्लम ये होता है, जॉब में आते हैं और उनको होता है कि नहीं सिर्फ टूल्स मास्टर करना इज ओके या फिर हमें यूजर के बिहेवियर साइकोलॉजी के बारे में भी जानना चाहिए? जो डिज़ाइनर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्या देखते हैं आप सामने वाले के पोर्टफोलियो में कि हाँ दिस इज बेटर? उसके अंदर डिज़ाइन सेंस कितना है। मुझे अगर आज के टाइम पे अपना कैरियर रीस्टार्ट करना हो तो मैं एक बनना पसंद करूँगा। हाय शीतल सर, हेलो। वेलकम टू द सीरीज। थैंक यू। कैसे हो आप? बढ़िया, ठीक हूँ। बढ़िया, ठीक। क्या चल रहा है आजकल फिर? फिट एकदम सब एकदम परफेक्ट चल रहा है और बहुत अच्छा, मतलब अच्छा ये लग रहा है कि आपने मुझे इनवाइट किया और नहीं, ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप आए हैं, आपके साथ बात करने के लिए मिलेगा मेरे को तो। जी जी जी। सो आपका स्टार्टिंग कैसे हुआ, कि कैसे इस फील्ड में इंटरेस्ट आया, कैसे स्टार्ट किया, या इस फील्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें में आपने इंटरेस्ट दिखाया फर्स्ट? स्टार्टिंग एकदम अगर स्टार्ट से बोला जाए तो एट द एज ऑफ 3 आई हैव स्टार्टेड ड्राइंग। जहाँ पे लोग लेटर्स अल्फ़ाबेट सीखते हैं वहाँ पे मैं ड्राइंग करता था और मतलब डरता भी था कि मुझे पढ़ना है, और लेकिन छुपा करके मैं स्लेट पेंसिल से ड्राइंग करता था और एक साइड ड्राइंग करता था, उसको छुपा लेता था, और एक साइड अल्फ़ाबेट्स या वो सब जो प्राइमरी लर्निंग होती है वो सब वहाँ से शुरू किया मैंने। तो वो धीरे 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 मेरी एक हॉबी होती गई। फिर बनारस की जिन गलियों में मैं बड़ा हुआ हूँ वहाँ पे बंगाली टोला जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे दुर्गा पूजा होता है। तो बंगालीज में कल्चर है आर्ट का, म्यूज़िक का, तो और बनारस में म्यूज़िक का एक अपना एक परंपरा है, तो आर्ट का भी है उसी तरह से। तो किसी भी दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा में मुझे हर जगह में माँ मेरी भेज देती थी कि हाँ ये ड्राइंग करता है इसको, और मैं वहाँ से कुछ ना कुछ प्राइज़ लेकर के छोटा मोटा आ जाता था घर में। इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। बड़ा हैप्पी फील करता था कि हाँ मैं थोड़ा सा कुछ तो डिफरेंट है मेरे अंदर, कुछ एक अलग चीज़ है। और वो धीरे 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 फिर जब मैं हाई स्कूल में आया तो वो क्रिकेटर्स उस समय गावस्कर, अजहरुद्दीन, कपिल देव, इन लोगों के जो साइंस की एक जो प्रैक्टिकल कॉपी होती थी उसमें वन साइड प्लेन एंड वन साइड रूल्स वाले कॉपीज़ होती थी, उसमें मैं प्लेन वाले साइड में ड्राइंग करता था। तो वो एक बना करके रखा रहता था और जो भी गेस्ट आते या कहीं पे भी उनको दिखाता कि ये मेरा। तो वहाँ से वो धीरे धीरे फिर फाइन आर्ट ऐसा कुछ पता नहीं था। पिताजी ले गए, एडमिशन टेस्ट दिलाया, टेस्ट भी मैं उस समय 16 साल भी नहीं हुआ था जब मैंने टेस्ट दिया, एक एग्ज़ाम दिया, और मैं सेलेक्ट भी हो गया फर्स्ट राउंड में ही। और वहाँ से मेरे एक आर्ट लर्निंग की प्रॉपर जर्नी शुरू हुई। डिज़ाइन जो है वो बाद में मुझे समझ में आया कॉलेज छोड़ने के बाद कि आर्ट और डिज़ाइन में डिफरेंस क्या होता है। जो आजकल लोगों को दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में बेसिकली जो एक चैप्टर भी है, पूरा पूरा कैरिकुलम है डिज़ाइन का, वहाँ पे वो विजुअल कैसे डिज़ाइन और आर्ट में क्या डिफरेंस है वहाँ वो बताया जाता है। बट हम लोगों को एक कमर्शियल आर्ट और एक पेंटिंग, ये दोनों डिफरेंस हमें पता थी वहाँ पे बेसिक। तो वहाँ से मेरी कैरियर एज एन आर्टिस्ट की शुरुआत हुई, और मैं फ्रीलांसिंग भी करता था तो मार्केट में फॉर माई सर्वाइवल। तो वहाँ से मतलब 17 साल की 18 साल की एज से मेरी अर्निंग भी मैंने शुरू कर ली और लर्निंग भी शुरू कर दी। दोनों लर्निंग प्लस अर्निंग मेरी प्रॉपर स्टार्ट हुई। और फिर वहीं से
उसके बाद जो कहा जाता है ना कि अब आपको पॉन्ड में तो आपने तैरना सीख लिया, अब आप नदी में कूदो या समंदर में कूदो। तो फिर जब कॉलेज से पास आउट होने के बाद फिर एक्चुअल लाइफ स्टार्ट हुई। वहाँ से मेरी प्रॉपर एज एन कमर्शियल आर्टिस्ट की जो बोलते हैं डिज़ाइन एक जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तो पहला जो जॉब था वो प्रॉपर जॉब जो था वो दिल्ली की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मैंने स्टार्ट किया कैरियर, लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं चला। कुछ मेरे दादाजी का देहांत हो गया बनारस में और मैं उनसे अटैच था काफ़ी, तो फिर बनारस वापस चला आया। बनारस वापस चला आया तो फिर जॉब नहीं रहा। फिर एक होम सिकनेस वाला भी था कि बड़ा था घर में, सबको सबसे बड़ा था और फिर सबको देखना फैमिली को, तो वो एक बात थी। फिर इलाहाबाद मूव किया, फिर इलाहाबाद में एक डिज़ाइन हाउस में गया। वहाँ फिर मुझे एक प्रॉपर मेंटोर मिले, शांतनु मुखर्जी, जो अब नहीं है इस दुनिया में। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उनका जो मूल जो मंत्र था कि कॉलेज ऑफ आर्ट में जो आप सीखते हो वो एक आपको वन ट्रैक सिखा देता है, जो एक्चुअल आपको लाइफ में काम आएगा, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, या जो कहें कि जो एक्चुअल डिज़ाइनर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो उनके साथ मैंने सीखा। और फिर वहाँ से सीखने के साथ साथ मेरे अंदर एक सीखने की भूख भी पैदा हुई कि हर दिन मैं चाहता कि कुछ नया, कभी कैलीग्राफी पे काम कर रहा हूँ, कभी अपने स्किल को और शार्प करने की कोशिश करने लगा। जो स्केचिंग मैं डेली कॉलेज टाइम में करता था, सुबह घाट पे जा करके या हॉस्पिटल्स के वेटिंग एरिया में बैठ करके, उसको मैंने अपने डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लिया कि कहीं पे भी कोई पिक्चर है उसको स्केच करना, या मेरे जहन में जो आ रहा है, मेरे दिमाग में जो आ रहा है, उसको मैं ड्रॉ करने लगा। कोई आइडियाज़ आते उसको ड्रॉ कर लेता। लेटा हूँ, सोने जा रहा हूँ, सोए सोए भी कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं। कुछ सपना देखा, कुछ एक अजीब सी चीज़ देखी, उसको भी मैं फटाफट से ड्रॉ कर करके रख लिया कि नहीं, इसको भूल जाऊँ इससे पहले इसको पेपर पे लिख लूँ या इसको ड्रॉ कर लूँ। तो वो एक हैबिट सा बन गया और फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मेरी जर्नी में काम आती गई। तो ये एक प्रोसेस शुरू हो गया था काफ़ी पहले से ही मेरे अंदर। तो वो काफ़ी अब कैरियर में मेरे काम आने लगा और धीरे धीरे वो मेरी हैबिट्स बन गई वो जर्नी। तो बेसिक आपने लिटरली जी कहेंगे कि बाय लर्निंग फ्रॉम द लाइफ इटसेल्फ कि हाँ आप बाहर जाके आपने देखा है, आपने वहाँ से सीखा है, राइट? कि जी मैं अभी के लिए जैसे बात करोगे, अभी फ्रेशर्स नहीं कुछ है अपना, वीडियोस देखते हैं या वो करते हैं, हाँ। राइट? तो और अब जो अभी जो आजकल जो मतलब रील्स और ये सब चल रहे हैं ना, मेरे लिए मेरा जो सबसे बड़ा लर्निंग था बचपन में, वो बनारस के घाट्स और गलियां थी, अभी भी हैं। और अभी भी मैं जाता हूँ तो वो सब चीज़ें देखता हूँ तो रिचार्ज फील करता हूँ। उस समय वाटर कलर आर्टिस्ट दुनिया भर से बनारस में आते थे और वहाँ बैठ करके बड़े बड़े बोर्ड्स पे, हाफ शीट बोर्ड पे वो वाटर कलर करते थे या पेंसिल ड्राइंग करते थे, चारकोल करते थे। बंगालीज आते थे, मराठी आर्टिस्ट आते थे, तो उनको मैं खड़े होकर के देखता था कि मुझे लगता था कि नहीं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ क्या। मेरे अंदर वो शुरू हो गई थी वहाँ से एक तो वो देखते देखते फिर बनाना भी शुरू किया और फिर पोर्ट्रेट्स और ये वो ड्राइंग, ये सब चीज़ें। और फिर एक के बाद एक जो मुझे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, गुरु मिलना, कि आपको गुरु कौन मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। और जिस मोहल्ले में मैं रहता था वहीं पे फाइन आर्ट्स कॉलेज से पास आउट अवनीधर थे और पिताजी के मित्र भी थे। वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जिनका बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस रहा पहले कॉलेज के टाइम पे। तो उनके पोस्टर्स देख करके, उनके आर्ट देख करके, उनके यहाँ ही मैंने पहला अपना
फ्रीलांस जिसको बोलते थे, कॉलेज से आने के बाद सीखता भी था, और वही सीखने का काम मुझे बाद में वो अर्निंग भी, मतलब वहीं से मुझे पैसे भी मिलने लगे, तो वो मेरा एक हेल्प भी हुआ काफ़ी, जो आगे चल करके बहुत काम आया। तो वो एक था। और फिर इलाहाबाद गया, इलाहाबाद से फिर दैनिक भास्कर गया, चंडीगढ़, शांतनुदा के साथ। तो फिर चंडीगढ़ जब गया तो चंडीगढ़ एक कंफर्ट जोन में चला गया। इलाहाबाद तक तो मेरा स्ट्रगल लाइफ था, चंडीगढ़ अब प्रॉपर मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं आ चुका था। तो वहाँ मुझे लगा कि चलो अब यहाँ पे मैं सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर, मतलब एक चंडीगढ़ के एडिशन को संभालने वाला डिज़ाइनर हो गया हूँ। लेकिन मेरे अंदर ये था कि नहीं, मैं किसी डिज़ाइनर का या आर्ट डायरेक्टर के बताए हुए उस पर काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का क्या है इसमें। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं आर्ट कॉलेज से आया हूँ, तो मुझे कुछ क्रिएट करना चाहिए, और काफ़ी हद तक करता भी था। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मेरी अपनी स्टाइल शीट होनी चाहिए, मेरा अपना विजुअलाइजेशन होना चाहिए, मेरे अपने ग्राफिक्स होने चाहिए। तो और फिर उसी समय क्लिप आर्ट आना शुरू हुआ था 2001-2002 में। मुझे डर लगा कि नहीं, मैंने तो इलस्ट्रेटर ज्वाइन किया है, अब यहाँ पे तो मेरा काम तो ख़त्म हो रहा है। नॉन डिज़ाइनर्स आ करके या नॉन आर्टिस्ट आ करके वो क्लिप आर्ट उठा रहे हैं और वो बनाते जा रहे हैं ग्राफिक्स, तो मेरा तो कैरियर ख़त्म हो जाएगा, तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फिर वहाँ से अपने आप को डाइवर्ट किया, और डाइवर्ट किया इस तरीके से कि पहले तो उस समय कोई सिखाता नहीं था, और मैंने उस ज़माने में कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया जब लोग मैकिन्टोश या एप्पल कंप्यूटर जानते नहीं थे। तो IBM था उस समय आया था, और IBM के स्क्रीन पे मैकिन्टोश का एक बॉक्स लगा करके एप्पल कंप्यूटर पे काम करते थे हम लोग। वहाँ से मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया खुद से, और कोई यूट्यूब नहीं, कोई गूगल नहीं, कुछ नहीं, बस R&D करते रहते थे। और धीरे धीरे फिर फोटोशॉप का इनिशियल वर्जन सीखा, फिर धीरे धीरे कटआउट करना सीखा, फिर ग्राफिक्स बनाना, इलस्ट्रेशन से ग्राफिक्स में आया, ग्राफिक्स से इन्फोग्राफिक्स में आया। इन्फोग्राफिक्स यानी इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक्स को जब आप पैकेज करते हैं, वो टाइम जब हम लोग पूरा मीडिया बहुत तेज़ी से चेंज हुआ, कलर अखबार में आए, और लोगों की रीडिंग हैबिट बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही थी। मोबाइल कलर मोबाइल बड़ा स्क्रीन आना शुरू हुआ था, और मीडिया भी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा था। पेजर आया और चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। तो मोबाइल ने एकदम से डिज़ाइन में और प्रिंट मीडिया में बहुत सारे चेंजेस ले आया। तो वहाँ पे फिर हमने इन्फोग्राफिक्स भास्कर में काफ़ी बहुत मतलब क्रांतिकारी ढंग से उन्होंने किया इसको, इन्फोग्राफिक्स को। फिर वहाँ उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, चलो चंडीगढ़ में तो मैं कंफर्ट लेवल पे आ गया हूँ, ठीक ठाक है, लाइफ चल रही है। लेकिन फिर लगा कि नहीं, इसको और नेक्स्ट लेवल पे ले आया जाए। तो फिर जैसे ही मौका मिला टाइम्स ग्रुप से, तो मैं चला आया दिल्ली आने के बाद फिर लगा कि नहीं, अब अभी हम एक छोटे से शहर में थे, अब प्रॉपर दिल्ली में आ गए हैं काम करने। तो वहाँ जब मुझे हायर किया अनूप गुप्ता जी ने, तो अनूप गुप्ता जी जो अभी HT के ग्रुप क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो। मैंने कहा मैं तो अभी एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने आया हूँ, मतलब इलस्ट्रेशन का जॉब से स्विच करके, हाँ कुछ असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर टाइप या कुछ जो भी बन जाऊँ। लेकिन इतनी तेज़ी से सिनेरियो चेंज हुआ, फिर मैं वहाँ पे डिज़ाइन हेड बन गया नवभारत टाइम्स में बहुत ही जल्दी। फिर टीम मैनेज करने लगा, और वो एक एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से मैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए माइंडवर्क्स ग्लोबल करके एक कंपनी थी नोएडा में, वहाँ गया। वो भी एक बहुत छोटा सा स्टिंट था। तो वहाँ मैं गल्फ न्यूज़ या मियामी हेरल्ड, इन सब अखबार के लिए डिज़ाइन बनाता था।
पेजेस डिज़ाइन करते थे हम लोग। और फिर यहाँ से जो मेरी जर्नी चेंज हुई, फिर डीएनए से ऑफ़र आया, क्योंकि मैं हिंदी से अंग्रेज़ी में आ गया था। जो मेरा मकसद था कि चलो भाई अंग्रेज़ी में भी काम किया जाए। वहाँ से फिर डीएनए गया। डीएनए में फिर 1 साल के करीब रहा। वहाँ रिसेशन आया, वहाँ जॉब चली गई। फिर 5-6 महीने जॉबलेस था, दिल्ली आ गया था वापस। बेस मेरा दिल्ली में ही था और नवी मुंबई में रहता था, मुंबई में। फिर वहाँ से जो 5-6 महीने मुझे मिले ना, ये जॉबलेस वाले, जॉबलेस इन द सेंस कि वो, मैं उसे जॉबलेस नहीं मानता, वो मेरा एक लर्निंग फेज था, क्योंकि मेरी लर्निंग की भूख हमेशा रही है, अभी भी है उसी तरह से। और वहाँ पे मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो मेरा एक अच्छा फ्रेंड मेरा साथ का, जो हम लोग आए थे साथ, आशीष पोद्दार, लियो बर्नेट में वो क्रिएटिव डायरेक्टर था, और उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया, और भी एजेंसीज से मुझे काफ़ी लोगों ने। तो मैं रात को या दिन में भी, जब भी उनको स्टोरी बोर्ड, पूरे दिन तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में डिस्कशंस होते हैं, स्टोरीज डिसाइड होता है। अब रात को उन्हें एक ऐसा चाहिए बंदा 6 बजे 7 बजे शाम को, कि भाई आ जाओ बैग वैग लेकर, टूथब्रश लेकर के, और यहाँ पे आपको जो है रात भर में 30-40 फ्रेम बनाने हैं, सुबह 11 बजे प्रेजेंटेशन है। उस समय कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा मैं सीख चुका था, बेसिक लाइन ड्राइंग किया, स्कैन किया, और फोटोशॉप में अपना कलर फिल किया। फिर धीरे धीरे मैं अपने छोटे भाई को भी उसमें ले आया, और उसने भी काफ़ी हेल्प करना शुरू कर दिया। तो वो भी अभी इंडिया टुडे के साथ असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर है। तो वो भी अच्छा इलस्ट्रेटर है और डिज़ाइनर हो गया है वो भी। तो ये जो बीच का पीरियड था, यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं जाता था, तो उनके साथ जो 3-4 घंटे मेरी डिस्कशंस होते थे स्टोरी बोर्ड के लिए, वो डिस्कशंस मेरे डिज़ाइन में काफ़ी आगे चल करके काम आए। और जो स्टोरी टेलिंग होती है, जो कोई भी इवेंट होता है, कोई घटनाक्रम होता है, उसको कैसे दिखाएंगे 3 फ्रेम में, 4 फ्रेम में, वो मुझे अच्छे से, मैं मतलब उसको बाद में एग्जीक्यूट करने लगा पेपर में। तो ये मुझे काफ़ी एक हेल्प किया यहाँ पे। ये एक छोटा सा, मतलब फिर जब HT में आर्ट डायरेक्टर हुआ, उसके बाद ब्रेक के बाद HT में ज्वाइन किया। फिर HT के बाद फिर एक ब्रेक छोटा सा लिया था, फिर वापस से टाइम्स में नेशनल डिज़ाइन हेड। फिर तब से अब चल रहा है जर्नी, तो अभी तक चल ही रहा है। चलता रहना चाहिए। तो अब तो ऑलमोस्ट मतलब अब लोग याद भी दिला देते हैं ना कि हाँ, अब तो कितना टाइम बचा है रिटायरमेंट के लिए। पर मैं बोलता हूँ कि नहीं, आर्टिस्ट के लिए और डिज़ाइनर के लिए रिटायरमेंट कुछ वो नहीं है। हाँ ठीक है, एक जॉब से आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, फलाने डेट को आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, और उसके बाद फिर मैंने जो अपना दूसरा एक इलस्ट्रेशन का, आर्ट का, वो सोचा है, वो करूँगा फिर मैं। ट्रू एज ए ह्यूमन बीइंग आप आर्ट नहीं निकालोगे, नहीं इतने सालों से कर रहे हो। ऑब्वियसली जॉब एक अलग चीज़ है कि आप निकल गए वहाँ से, चलो ठीक है। देन अनदर, अब विले नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि विले थोड़ी बैठेगा, नहीं बैठा जाएगा। राइट, सो ये पूरा जर्नी हो गया कि पहले आर्ट, राइट, फिर डिज़ाइन, देन आ गया अपना बच्चे की मैनेज। हाँ, टीम मैनेज करना, और 30-40 लोगों की टीम मैनेज करना, वो भी अच्छा लर्निंग रहा मेरे लिए। और अभी मतलब कुछ साल पहले तक, जब बांग्ला पेपर और मराठी पेपर भी मतलब अभी भी हैं साथ में, बांग्ला चूँकि अभी यही समय टाइम्स ग्रुप में वो अलग एक पार्ट हो गया है, तो उतना जुड़ा नहीं हूँ मैं। लेकिन बांग्ला पेपर में भी मेरा उनके साथ, डिज़ाइनर्स के साथ कंट्रीब्यूशन, मतलब एक कोलैबोरेशन रहता था, एक उनके साथ संवाद रहता था मेरा, कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस। और लैंग्वेज में बांग्ला अभी भी बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, प्रॉपर वो लोग सिंपल और वो अच्छा डिज़ाइन करते हैं, क्लासिक जिसको बोला जाए।
मैं बहुत डिज़ाइन को लेकर के मेरा बड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होते हैं और बहुत तगड़ा मेरा फिलॉसफी है क्योंकि जो जिनसे मैंने सीखा है वो लोग बहुत ही मतलब जिनको बोलते हैं ना डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं कि हाँ, नहीं ये नॉर्म्स है तो इसको आपको फॉलो करना चाहिए। और वो न्यूज़ रूम में जो एकदम एक होता है ना कि वाद विवाद होती है डिज़ाइन को लेकर के, हाँ। तो वो सब चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा साक्षी रहा हूँ, गवाह रहा हूँ। तो शायद यही चीज़ें सिखाती भी है, हाँ, राइट? यही चीज़ें सिखाती भी हैं आपको कि एक तो क्यूरियोसिटी कि आप हाँ क्यूरियस कितने हो सीखने के लिए कि वो चीज़, देन जो मेंटर्स है, राइट? वो एक बहुत बड़ा हाथ है आपको सिखाने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, राइट? जी अगर वो सही नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ ये होता है ना कि आपको कौन मेंटोर मान रहा है सच में, मतलब आपको कितना फॉलो कर रहा है वो एक अलग है फॉलो करना, लेकिन क्या सच में वो आपको मेंटोर मान रहा है, आपकी बात आपके, तो इस मामले में मैं मानता हूँ कि जो करंट मेरी टीम है बहुत हद तक काफ़ी वो लोग चीज़ों को समझते हैं, जो डिज़ाइन गाइड चीज़ें मैं बनाता हूँ उनको काफ़ी हद तक वो फॉलो होता है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ कुछ लोग अपने एक नॉर्म सेट करने के उसमें आ जाते हैं कि नहीं मैंने भी इतना सफ़र तय कर लिया है। अच्छा, उसके प्रॉज एंड कॉन्स पे वो कभी बात नहीं करते हैं, ये अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, उसका लॉजिक क्या है, उसका मैकेनिज्म कैसे उन्होंने सेट किया ये नहीं पता है। तो ये एक बहुत कई बार मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ कि ये जो आपने किया है ये क्यों किया है, क्योंकि मैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सीखते हुए आया हूँ यहाँ तक, तो मैं चाहता भी हूँ कि उसी तरीके से वो सीखें, क्वेश्चंस करें कि एडिटोरियल से भी क्वेश्चंस करें कि ये जो स्टोरी टेलिंग है या जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ ये क्या पर्पस को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर अच्छा लगने के लिए हमने बनाया है वो दूसरी बात हो गई, अगर वो रीडर को फील गुड दे रहा है ठीक है। एक कमरे में आप जाते हो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा आया, पर अगर मैं चेयर पे 5 मिनट भी नहीं बैठ पाऊँ, उठ करके चला जाऊँ, अरे यार बैठने में तो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ चेयर का, दैट मीन्स डिज़ाइन इज़ फॉल्टी। तो डिज़ाइन का पर्पस क्या है, डिज़ाइन का पर्पस है जो भी एंड यूज़र हो उसके लिए वो कंफर्टेबल हो। तो ये डिज़ाइन का पर्पस और डिज़ाइन और आर्ट में जो फ़र्क है ना बेसिक, जिस दिन वो समझ जाएगा सो कॉल्ड डिज़ाइनर, वो सक्सेसफुल हो जाता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है जिसको मैं बताता हूँ लोगों को कि हाँ ये जिस दिन आप डिज़ाइन में और आर्ट में ब्यूटिफिकेशन में डेकोरेशन में आप डिफरेंस समझ जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि हाँ आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बेसिकली एक्चुअली पर्पस समझ आ जाएगा, पर्पस समझ आ जाएगा कि डिज़ाइन का पर्पस क्या है। डिज़ाइन सिर्फ आंखों के लिए नहीं होना चाहिए, यूजेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। सो ये तो हो गया आपका जर्नी, राइट? सो आजकल क्या कुछ अलग डिफरेंट चल रहा है, क्या चल रहा है? देखिए आजकल बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। दिल्ली में जब तक था तो बहुत कुछ वहाँ भी करता था। तो दिल्ली बेसिकली आर्ट हब भी है और डिज़ाइन के लिए भी बहुत सूटेबल है। बट दिल्ली जब से लॉकडाउन आया मैं गोवा चला गया, फिर गोवा से फिर वापस बेटे के पास बैंगलोर आ गया। सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मेरा हेल्थ दिल्ली में ख़राब हो गया था काफ़ी। तो अब जो इस साल जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई है, मेरी बुक रिलीज़ हुई है। थोड़ा सा आर्ट फील्ड में एक्टिव हुआ हूँ और जो मेरी बुक आई है वो पोर्ट्रेट की बुक है। 50 पोर्ट्रेट्स हैं और ये एक रैंडम मैंने चूज़ किया है पर्सनालिटीज़। इट्स नॉट कि
मतलब वो कोई इसमें रैंकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट एक कि मैं जिनसे थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ या कहीं ना कहीं उनका आर्ट, उनका म्यूज़िक, उनका स्पोर्ट मुझे प्रभावित करता है और उनको मैंने ड्रॉ किया है। और उसके ऊपर जिन्होंने लिखा है, किरण बगाड़े जी बहुत वेल नोन राइटर और आर्ट क्रिटिक हैं और बहुत अच्छे वो बहुत अच्छे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे उनकी जानकारी है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस बुक को लॉन्च करने में, नहीं तो मेरे बस की नहीं थी ये किताब। काफ़ी इंस्पायर करते हैं और एक तरह से मेरे क्या बोला जाए उसको, गुरु भी मैं अभी उनको बोल सकता हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए गुरु सिर्फ एक आर्ट में होना ही ज़रूरी नहीं है। एक उसको समझने वाला, उसके आर्ट को समझने वाला, उसके डिज़ाइन को समझने वाला और उसके पर्सनालिटी को समझने वाला और उसे रिफाइन करने वाला भी, जो चाहे वो आर्ट फील्ड से ना भी हो, वो भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। क्रिटिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो वो एक उन्होंने बहुत अच्छा ही इसमें सहयोग किया बुक में। और ये पेन एंड इंक आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कहीं अवेलेबल होगा या? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहाँ अवेलेबल? मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अगर आप आज हैं, कल हैं। इधर मार्केट प्लेस में या? हाँ, मार्केट प्लेस में मैं इसको डायरेक्टली, हम लोग खुद ही इसको मार्केट वो कर रहे हैं। और चूंकि अमेज़ॉन वगैरह पे इसमें बहुत सारे चैनल, ये हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं था, तो किरण जी के पास जो भी आता है मैं जाता हूँ। कुछ सारे जब बल्क ऑर्डर हो जाते हैं तो हम लोग बैठ करके खुद ही ये काम कर लेते हैं कि हाँ पैकेट बना दिया और संडे के दिन जा कर के तो वो चला जाता है। तो फॉर्चुनेटली बहुत कम टाइम में हम लोगों ने 100 कॉपीज़ सोल्ड कर ली, बिक गए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। रिव्यूज़ भी अच्छे आए हैं, HT में आया है रिव्यू। और बाकी आप देखिएगा तो आप भी बताइए। हाँ, मैं भी बिल्कुल लूँगा। बाकी इंस्टा पे या लिंक्डइन पे? हाँ, इंस्टा पे भी है। हाँ, बिल्कुल है। तो देन अगेन थोड़ा टॉपिक पे चलते हैं अब। हाँ, डिज़ाइनर्स के बारे में कि आप उस एरा से वर्क कर रहे हैं, राइट? फ्रॉम द पेस्ट अप एरा, जब न्यूज़ रूम डिजिटल नहीं हुआ करते थे, राइट? अभी न्यूज़ रूम इज डिजिटल। सो अभी ऐसी कौन सी एक इनविजिबल क्या कहेंगे कि चेंज हुआ है, राइट, जो भी यंग डिज़ाइनर्स नहीं समझ पाएंगे? देखिए, जो जिस एरा से मैं आ रहा हूँ, जब तक आज के डिज़ाइनर्स उस चीज़ को देखेंगे नहीं, उस चीज़ के देखेंगे इन द सेंस कि उसका डॉक्यूमेंटेशन जानेंगे नहीं, उन्हें समझ नहीं आएगा। हम लोग पाइकाज में काम करते थे, जो अब तो वो मिलीमीटर और DPI पे काम होता है डिजिटल में। तो हैंड कंपोजिंग सीखा है मैंने, ब्लॉक प्रिंटिंग का पूरा सारा प्रोसेस जानता हूँ, स्क्रीन प्रिंटिंग, ये सब सारे प्रोसेसेस सीखे। फिर उसके बाद ब्रोमाइड पेस्टिंग होती थी, ब्रोमाइड के प्रिंट आते थे, वो पेस्टिंग करते थे। तो ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं था, ये उस प्रोसेस को करने के टाइम पे हम लोग पढ़ भी लेते थे, पढ़ते भी थे साथ में। और पढ़ने के साथ साथ जो चाहे वो मैंने बुक डिज़ाइन किया हो वो पेस्टिंग टाइम में, मतलब कॉलेज के टाइम में, या फिर जो अखबार में भी मैंने जो पेस्टिंग वाले काम किए, तो उनसे उसके साथ मेरा एडिटोरियल के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता था। कोई हेडलाइन जा रहा है, कुछ गलती जा रही है तो मैं पॉइंट आउट करता था, वो ठीक करते थे, या सजेस्ट कर दिया उन्हें कि ये हेडलाइन ऐसे होना चाहिए, इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, इसमें से कोई एक शब्द कम कर दो, या ऐसे कर सकते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। तो एक जर्नलिज्म वाला जो वो आया मेरे अंदर, लर्निंग शुरुआत हुई वहाँ से, शुरुआत हुई कि धीरे धीरे चीज़ों को, और बनारस से होने की वजह से हिंदी मेरा अच्छा था, बाकी और सारे मैं डफर था। मतलब लेकिन हाँ, हिंदी और इतिहास मेरा ठीक ठाक था, तो जिसकी वजह से चंडीगढ़ गया तो वहाँ भी जो जर्नलिस्ट
आते थे, रिपोर्टर्स थे, यंग थे, तो उनकी कॉपीज में पढ़ देखता था। मैंने कहा यार यहाँ ये ठीक करो, यहाँ ये ठीक करो। तो जो अरुण जी हैं, अरुण आदित्य जी, वो बोलते थे कि हाँ तुम लोग इनसे सीखो कुछ, इनकी हिंदी तुम लोगों से बेहतर है। तो वो एक अच्छा था। प्लस ये तो खैर इस लैंग्वेज की बात हो गई। और बंगाली टोला में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो बांग्ला मुझे आता है, लिखना पढ़ना बोलना, उसका एक एडवांटेज मिला। और चंडीगढ़ जाके थोड़ी बहुत पंजाबी भी सीख ली। तो मुंबई गया तो मराठी भी कोशिश किया थोड़ा सा सीखने समझने का। तो काफ़ी सारा मुझे वो जो सीखने का रहता है ना। लेकिन जो मुद्दे पे आते हैं कि जो आपने बोला कि उस ज़माने की जो चीज़ें थी और आज का जो डिज़ाइनर है, उसको क्या बेसिक, मतलब उसके लिए क्या रेलेवेंस है उन चीज़ों का। मेरे लिए उन सब सारी चीज़ों का रेलेवेंस ये है कि मुझे बारीकी बहुत समझ में आ जाती है। अगर किसी ने टाइपोग्राफी में कोई टाइप को जरा सा भी छेड़छाड़ किया है, कंडेंस किया है, तो मैं देख करके समझ जाता हूँ कि ये 0.5% कंडेंस किया है या एक्सपेंड किया है। या किसी भी फॉन्ट को, कैसा फॉन्ट किस टाइप के साथ, किसके साथ लगना चाहिए, टाइप फेस क्या होता है, वो सारी बारीकियां मुझे पता है अच्छे से। और जो आजकल के डिज़ाइनर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, वो ये है कि वो जॉब में आते हैं और उनको होता है कि नहीं, ये टाइम पे मुझे बस ये ख़त्म करना है और बस उसके बाद घर जाना है, अपना ये वाला OTT पे ये देखना है, उसके बाद सो जाना है, अगले दिन मेरा ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। उनके लिए जो टाइम जो लर्निंग में जाना चाहिए ना, जो पढ़ने में जाना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए टाइम देना चाहिए ना, वो टाइम वो नहीं निकालते हैं। या जो बहुत ज़्यादा डिवोटेड है काम के लिए, बहुत, जिसको हम बोलते हैं, वो अपने आप को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मैं मेरा प्रमोशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मन लगा करके कर रहा हूँ, वो भी अपना आप नुकसान ही कर रहा है। नुकसान इन द सेंस कि वो कुछ नया सीखने की और जगह की चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मतलब दुनिया में और क्या चल रहे हैं। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। वो अपने एक जोन से निकल नहीं पा रहा है, वो एक अपने जोन में फंसा हुआ है। और वो हो सकता है कोई EMI के चक्कर में फंसा हुआ है उसी जोन में, कोई किसी को परफॉर्मेंस का प्रेशर है, किसी को मतलब ये प्रेशर है कि नहीं, अगर यहाँ अगर गड़बड़ कर दिया तो फिर इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। पर लर्निंग वाला जो है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आजकल मिसिंग लगता है मुझे। True. So you have mostly grown in the newsroom, right? कि आपने ज़्यादातर न्यूज़रूम के साथ ही वर्क किया rather than agencies, right? So इस चीज़ ने आपकी डिज़ाइन थिंकिंग को कैसे क्रिएट किया है? एड एजेंसी में जो काम करने का तरीका होता है, अखबार में एकदम अलग होता है, दोनों में काम करने का। एड एजेंसीज में मतलब ऑलमोस्ट फाइटिंग वाला सीन भी हो जाता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ये वो, तो मतलब 10-20 बार कॉपीज फाड़ दिए जाते हैं। लिखने के बाद जो कॉपीराइटर लिख रहा है वो फाड़ देता है, फिर पता चलता है डस्टबिन में से ही ढूंढ रहा है, यार वो वाला जो लिखा था मैंने वो सही है। अब तो खैर सारे ये कंप्यूटर पे हो रहे हैं तो बचा रहता है। तो मैंने वो देखा है, वो सारी चीज़ें देखी हैं। पेपर में भी कुछ हद तक, पहले काफ़ी हद तक वो होते थे, वॉर टाइप सिचुएशंस होते थे, मीटिंग्स में ये सब होते थे। एडिटर अपना जिन बड़े अखबार एडिटर्स के साथ मैंने काम किया, वो लोग भी थोड़े से मतलब अपना उनका दबदबा होता था, और वो जो बोलते हैं कि नहीं ये, लेकिन कुछ एडिटर्स जो मतलब थोड़े मतलब चीज़ों को समझने वाले भी, कि नहीं यार डिज़ाइन का भी व्यूज़ लो कि ये क्या सोच रहे हैं, उस तरीके के भी हुए।
तो वो भी बड़ा मतलब उस तरीके का भी मैंने सीन देखा है। और अभी तो अब जो लैंग्वेज में जहाँ मैं हूँ तो वहाँ तो डिज़ाइन ही डिज़ाइन है, मतलब वो वहाँ तो हर रोज़ डिज़ाइन में नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा सीन भी है और बढ़िया है मतलब आगे के लिए। सो दैट वाज द क्वेश्चन जो आप कह रहे थे कि मेरे को अच्छा लगा कि ऐसा कोई करियर में ऐसा पॉइंट आया हो या ऐसा कभी लगा हो कि अच्छा नहीं, कि मीडिया डिज़ाइन में किसी और डिज़ाइन में जाने का हाँ, सोचा हो rather than ये जब मतलब मुंबई में जिस दिन मैं अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन कराने जा रहा था, उसी दिन एडिटर का मेरे पास मैसेज आया कि आकर के मेरे से मिलना पहले। और वो टाइम लग रहा था मुझे कि हो सकता है कि, पर वो जॉब चली गई उस दिन और थैंकफुली मैंने एडमिशन नहीं कराया था, वो पैसे बचे थे मेरे काम आ गए कुछ टाइम के लिए। तो वापस से उसको दिल्ली ला करके वो किया। वहाँ पे मुझे लगा था कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया, लेकिन फिर जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी जाता था तो पता चलता था कि यहाँ सुबह 9 बजे आने का टाइम तो है, पर घर जाने का कोई टाइम नहीं है। कुछ लोग तो 2-2, 3-3 दिन एजेंसीज में ही रहते थे उस समय। अब तो कंप्यूटर के बाद थोड़ा सा लोग घर से भी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी चलने लगा। लेकिन वो टाइम था कि मतलब पागलों की तरह एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तो मैं देखता था, मैंने कहा जहाँ हो वहीं ठीक हो, और अगर मिल जाए कोई बेटर जॉब तो थैंकफुली फिर अनूप दा थे उस समय एचटी में ग्रुप क्रिएटिव डायरेक्टर, दोबारा उन्होंने एचटी में मुझे हायर किया। तो वहाँ से फिर वहाँ आशुतोष सप्रू मिले आर्ट डायरेक्टर, तो उनके साथ भी मैंने काफ़ी सीखा। तो वो एक फिर से वापस मीडिया में स्टैब्लिश हुआ, और वो ढंग से मतलब झंडा गाड़ करके स्टैब्लिश होने वाला मौका मिला। तो फिर ऐसा भी कभी रिग्रेट नहीं रहा कि नहीं इस फील्ड में क्यों आया, ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं हुआ। अभी कोई regret नहीं है, राइट? अभी तो बिल्कुल ही नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सही है। तो इन न्यूज़ कल्चर, राइट, कि हाँ थोड़ा स्पीड वाला टाइम रहता है, तो हाउ डू यू बैलेंस हाँ, स्पीड एंड ये अब तो जो पहले सारी चीज़ें मीटिंग्स में होती थी, फिर पेपर पे आप डिज़ाइन कर रहे हो, अभी भी मैं स्क्रिबल्स बनाता हूँ, लेकिन जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाला जो टाइम है ना, इस टाइम ने ना, ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाले टाइम ने प्रिंट मीडिया को ना एक तरह से थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजिंग वाले सिचुएशन में डाल दिया है। कंफ्यूजिंग वाला सिचुएशन ये है कि हम हैं तो प्रिंट मीडिया 2D हैं हम, लेकिन हम दिखना 3D चाहते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि हम हेडलाइन भी बोल्ड कर देंगे, हम कलर भी सारे डाल देंगे, हम फॉन्ट भी, हम पिक्चर भी लगाएं कि पिक्चर जैसे लगा, लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। तब ठीक है, तब भी ब्रेकिंग न्यूज़ था 10 साल पहले भी, लेकिन प्रिंट मीडिया की तरह कुछ अखबार अभी भी अपने उसी पॉलिसीज़ पे चलते हैं। पर अभी जो लैंग्वेज में स्पेशली हम लोग का ये डिज़ाइन ड्रिवन हो गया है ज़्यादातर, पैकेजिंग जिसको हम बोलते हैं। तो वो पैकेजिंग ना वो दिन रात चमकने वाला होना चाहिए, कि क्योंकि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के सामने स्टैंड करना है। मेरा थोड़ा सा हट करके इस पे सोच रहता है, मेरा रहता है कि नहीं, हम जो भी टीवी देखने वाला है उसको सुबह जब अखबार उठाता है ना, थोड़ा सा सोबर रहना चाहिए। उसका स्टाइल शीट, उसका जो शैली है, उसकी जो पैकेजिंग जिसको आप बोल रहे हो, वो थोड़ा सा क्लासी की तरफ रहना चाहिए। और जो मैंने अभी मेरा एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है उसमें मैंने डिटेल में ये थोड़ा सा इस बात को बोला है कि और स्ट्रांगली मैं बोलता हूँ इस चीज़ को कि प्रिंट मीडिया जो है ना, वो अभी भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड टूल है, और एक लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि एआई के ज़माने में लोग अब पिछले कुछ दिनों से
टीवी पे उतना बिलीव नहीं कर रहे हैं और वापस से प्रिंट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लगे बिकॉज ऑफ एआई। उनको लग रहा है कि नहीं यार, ये जो विजुअल दिखा रहा है ना, ये भी मॉर्फ्ड हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन अखबार में जो छपा है ना वो सही है, वो मतलब जेन्युइन ही होगा। थोड़ा बहुत तो उस पर भी डाउट करते हैं लोग, लेकिन 90% या उससे भी ज़्यादा लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं यार, प्रिंट में है तो वो ऑथेंटिक ही होगा ऑथेंटिक ही होगा। तो अभी आप ये मानते हैं कि जो डिज़ाइंस हैं वो रीडर्स को वैसे ही इन्फ्लुएंस कर रही है जैसे हेडलाइंस करते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक मैं ये इस बात से सहमत हूँ कि डिज़ाइन जो है रीडर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि डिज़ाइन कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि आप बहुत सारे पेपर्स हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए ही होंगे, जैसे हिंदू को आप ले लीजिए, या न्यू एक इंडियन एक्सप्रेस की बात करता हूँ, तो उनका जो एक क्लास है, उनको पढ़ने वाले हैं वो वही पढ़ते हैं, उनको वही अखबार चाहिए। उनके डिज़ाइन पैटर्न को अगर आप चेंज कर देंगे डेली तो उनको शॉक लगेगा कि यार यार ये क्या कर दिया। लेकिन वहीं पे एक, अगर हम लोग जैसे लैंग्वेज पेपर की बात करें, चाहे वो साउथ में हो या नॉर्थ में हो, वो डेली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिज़ाइन को लेकर के, कभी कुछ चेंज कर दिया, कभी कुछ वो कर दिया, तो रीडर उतना शॉक नहीं होता, बल्कि उसको शायद वो फील गुड लग रहा है कि हाँ यार, आज अखबार ने कुछ ऐसा कर दिया। हम लोग कुछ फेस्टिवल होता है तो अपने मास्टेड पे डेकोरेशन, कुछ सजावट कर दिए, कुछ डिज़ाइन पैटर्न बना दिया। 15 अगस्त है, 26 जनवरी, तो वो कर दिया। तो रीडर के लिए ना वो कहीं ना कहीं एक, वो जो विजुअल लैंग्वेज है उसका, वो उसको अपील करता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी फैक्टर्स काम करते हैं कि आपको एक लिमिट में भी रहना है और उनको डेली कुछ नया भी दिखाना है। तो उस मामले में हम लोग जैसे हिंदी में और भी बहुत सारे पेपर हैं, पर वो हमारे नवभारत टाइम्स में आपको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है काफ़ी हद तक। तो ये मतलब एक तरह से रीडर भी को भी लगता है कि नहीं यार, हाँ आज कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है। तो ये एक विजुअल उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, और वो स्टोरी भी पढ़ने में फिर वो शायद किसी किसी दिन विजुअल इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा और सटल हो सकता था, कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। ये भी है वही कि आज के टाइम में अटेंशन स्पैन तो बिल्कुल ही अच्छा ही नहीं है। तो इधर मतलब उसमें भी फैक्टर्स हैं काफ़ी। अटेंशन के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि एक न्यूज़पेपर आप कितनी देर के लिए पढ़ते हो आज के टाइम पे? 5 मिनट, 10 मिनट। अब अगर आप कभी कहीं वेटिंग एरिया में हो, पढ़ लिया, वहाँ पे पढ़ लिया, या छुट्टी पे हो तो वो, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा न्यूज़पेपर की लाइफ नहीं होती है। तो उसमें भी आपको ये करना है कि जितनी भी बड़ी स्टोरीज है वो पढ़ानी है रीडर को। उसके लिए आप क्या करोगे? तो वो वहाँ पे फिर हम लोग करते हैं कि नहीं यार, इसके पिक्चर्स ऐसे ले लो, इस पे एआई का यूज़ कर लो, इस पे और कुछ करो, ऐसा करो कि नहीं यार, रीडर पढ़ेगा ही पढ़ेगा। चलो क्रिकेट का तो है कि जो लाइक करते हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें फ़ोटो लगाओ ना लगाओ, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट उसका भी प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ये इस स्टोरी में कुछ खास है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग भी है हम लोगों के लिए। एवरी डे यू हैव टू ड्रेस अप लाइक न्यू। एक्सपेरिमेंटेशन की हर दिन एक एक्सपेरिमेंटेशन है देखने के लिए। बिल्कुल। When working in a newsroom, right? So how much freedom do you have by the, let's say, creative freedom, by the editorial pressure? तो क्रिएटिव फ्रीडम देखा जाए तो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है। अब तो मुझे ये लगता है कि डिज़ाइनर्स या जो हमारी टीम है, डिज़ाइन टीम है,
उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सोचने के लिए, और बहुत ज़्यादा एआई जब से आया है, टूल भी उनके पास एआई का आ गया है, और पिछले 2 साल से जिस तरीके से विजुअल प्रेजेंटेशन हो रहा है और स्टोरीज़ को जिस तरह से नरेट किया जा रहा है, जिस तरह से स्टोरी टेलिंग हो रही है, वो बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं। और एडिटोरियल सपोर्ट तो मतलब ओवरवेलमिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनको भी मज़ा आता है कि नहीं आज कुछ करना है, आज कुछ नया करना है, आज डिफरेंट आ गया। और जिस दिन कुछ बड़ा ब्रेकिंग हो गया उस दिन तो लगता है कि नहीं यार आज तो मतलब 360 हमारे पास वो है। तो वो बहुत ही अच्छा है मतलब सिनेरियो डिज़ाइनर्स के लिए, और उसमें लर्निंग्स भी होती हैं, काफ़ी कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं। वो तो सब पाइपलाइन में सब में होता है। ये है, अच्छा है। तो ये आपने मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के साथ काम किया होगा एक साथ, राइट? हाँ, सो व्हाट्स हार्डर कि टेस्ट अलाइनमेंट और वर्क फ्लो डिसिप्लिन? वर्क फ्लो में तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, बहुत बारी हुआ अलाइनमेंट, जो शुरुआती दिनों में एडिटोरियल्स के साथ, जो मेरा कैरियर का जब शुरुआत था, तब मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, तो उस समय एक आर्टिस्ट का होता है ना, तब मैं डिज़ाइनर बनने के प्रोसेस में था, और एक आर्टिस्ट का ईगो होता है, और डिज़ाइनर्स का भी ईगो होता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा होता है। तो और वो बहुत जल्दी ईगो तैयार हो जाता है, उसके डिज़ाइनर बनने से पहले ही ईगो तैयार हो जाता है उसका। तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि कुछ किसी ने मुझे स्टोरी दिया, मैं इलस्ट्रेशन बना के ले गया, उसे पसंद नहीं आया, तो मुझे लगा मैंने सारा दिन मेहनत करके और उसने छापा नहीं। कभी कभी होता है कि स्टोरी बना है और लास्ट मोमेंट पे इलस्ट्रेशन हटा करके फ़ोटो लगाओ। मुझे समझ नहीं आता था, बहुत डिप्रेशन में चला जाता था, ये होता था कि मैंने इतना मेहनत किया और मेरा इलस्ट्रेशन हटा के फ़ोटो लगा दिया। लेकिन जब मैं आर्ट डायरेक्टर बना तो मुझे समझ में आया कि वो डिज़ाइन का या वो स्टोरी का डिमांड था, वहाँ पे फ़ोटो होना, वहाँ मेरा इलस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं था। वो तो डेस्क ने मुझे बोल दिया था, मैंने बना दिया, वो एक ऑप्शन था। तो वहाँ से धीरे धीरे वो एक सोच भी हुई। हाँ, कई बार मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ एक एडिटर्स के साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी नहीं हुई कभी, बिकॉज जिनका एस्थेटिक सेंस बिल्कुल ही ज़ीरो होता था, और वो ज़बरदस्ती डिज़ाइन के उसमें घुस जाते थे। मेरा ये कहना है कि आपका जो डोमेन है आप उस पर काम करो, ठीक है, आप सजेस्ट करो अगर आपका एस्थेटिक सेंस अच्छा है तो आप सजेस्ट कीजिए, लेकिन आप पूरे लाव लश्कर के साथ मेरे डोमेन में मत आइए, क्योंकि ये मेरा वाला ग्रीन यहाँ पे चलेगा, वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे मैं शुरू में रिजिड होता था, लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा एक बीच का रास्ता निकालना शुरू कर दिया। बट हाँ, शुरू में मैं काफ़ी टसल होते थे, सबका रहता बट है। अभी ठीक है। अब ऐसा कुछ डिज़ाइन को लेके किसी के साथ वो नहीं है ऐसा मेरा। सो अभी आप सीनियर लेवल पे हैं, राइट? सो अभी सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है एज एक ग्रेट डिज़ाइनर या एक ग्रेट डिसीजन मेकर? मेरे लिए ग्रेट डिज़ाइनर ज़्यादा मैटर करता है। डिसीजन मेकर भी कभी कभी आता है, वो बहुत कम अब होता है। इसलिए होता है क्योंकि मैं अपने डिसीजन किसी पे थोपता नहीं हूँ, अपने सबऑर्डिनेट्स पे। मैंने सबको फ्री हैंड दिया हुआ है अपनी टीम को, और उनकी बातों को भी सुनता हूँ, एज वेल एज एडिटोरियल को भी सुनता हूँ, समझता हूँ। उनके बनाए हुए डिज़ाइन को ही मैं बोलता हूँ आपने ये अच्छा बनाया, इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दोगे तो ये अच्छा हो जाएगा, थोड़ा इसको शिफ्ट कर दो, चेंज कर दो, यहाँ पे ये कर लो। ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं ये हटाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो वहाँ पे वो जो मेरा डिसीजन मेकर वाला पॉइंट है, उसको मैं बहुत स्ट्रांगली वो नहीं करता हूँ, अनलेस कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो डिसीजन मेरे लिए। एक तरह से
कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हो हाँ, राइट? कि मेरा फीडबैक अपना हमेशा ही- कंस्ट्रक्टिव होता है। और कई बार मुझे ईगो हैंडल भी करना होता है। तो काफी करना होता होगा। सो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है राइट जो यंग डिजाइनर अभी करते हैं व्हेन एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री? अभी जो यंग डिजाइनर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या बोलेंगे उसे, मेरे ख्याल से एक जो उनकी सबसे बड़ी एक हड़बड़ी है उनके अंदर, हैबिट। रश करने का हाँ, रश जो है ना, ये 2020 वाला जो टाइम है ना आजकल, तो ये जो 2020 वाला टाइम है ना, ये बहुत मतलब अच्छा भी है। या लग गया तो आप लंबे समय के लिए सेंचुरी भी मार सकते हो, और नहीं तो वो हर इनिंग में आप 0 पे या 4 रन पे चले जाओगे। तो ये जो रश आवर वाला लर्निंग है ना, ये बहुत नुकसानदेह है। जो डीप लर्निंग का जो होता है ना, कि आप किसी भी प्रोसेस को समझिए पूरा, उसका रूट कॉज। अगर मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो आप मुझसे क्वेश्चन करिए कि आपने ये चेंज किया है तो क्यों किया है, किस बेस पे किया, तो मुझे अच्छा लगता है उसको बताने में। तो जो आजकल के डिज़ाइनर्स का सबसे बड़ा इशू है कि उन्होंने कहीं कोई चीज़ देखा है, प्रिजम्पशंस पे काम करते हैं। वहाँ वो डिज़ाइन मैंने देखा है, ये आज ये वाला अप्लाई करते हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं। इस पे इस स्टोरी के साथ फिट बैठता है कि नहीं फिट बैठता है, वो वही करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा आज के डिज़ाइनर का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा मैं, मतलब एक स्टीरियोटाइप होता है वो डिज़ाइन में। और वो उन्होंने एक फार्मूला बना लिया है कि हमें डिज़ाइन ऐसे करना है। ये एक इस 10 फार्मूले बना लिए हैं, उसमें से एक फार्मूला लगा देंगे आज, दूसरे दिन दूसरा फार्मूला लगा देंगे। वो लॉजिक के साथ कभी नहीं जाते हैं। वो क्वेश्चन करना, अपने आप से क्वेश्चन करना कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही है या नहीं है, या एडिटोरियल से क्वेश्चन करना, या स्टोरी को बनाने के बाद भी समझना कि नहीं ये क्या ये ठीक है कि नहीं है। एज ए रीडर मुझे ये कितना हेल्प कर रहा है। तो जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन में होता है ना कि आप कोई प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बनाते हो, तो प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसे 10 लोगों को देते हो कि आप इसको टेस्ट करके देखो, फिर हम इसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो डिज़ाइनर क्या होता है ना, फटाक से बना करके और बस लॉन्च कर दिया। उसके पास टाइम नहीं है उसको टेस्ट करने का कि हाँ इसका यूजिबिलिटी में एंड यूज़र को क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। उससे है कि मैं अपने 7 घंटे यहाँ 8 घंटे दूंगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बस हाँ मैं 12-15 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में मैं 6-7वें से लेकर के इस रैंक में आता हूँ, इस पोजीशन पे मेरा काम चल रहा है। तो वही चीज़ वही कि वो एक एक जोन में अपने आप को फिक्स पाता है और उस जोन से निकलने की कभी कोशिश नहीं करता है। वो ट्रैप्ड बोल सकते हैं उसे, सेल्फ ट्रैप। बाकी डिपेंड ऑन द सिचुएशन, उनका सिचुएशन हाँ, इसमें कैसा बहुत है हद तक सिचुएशन का भी हाथ होता है कि आप सिचुएशन से कैसे निकाल रहे हो अपने आप को, कैसे उसमें, या तो आप उसी को एंजॉय करने लग गए हो। हाँ, एक टाइम के बाद करता है कि कंफर्ट लेवल आ गया कि आप कंफर्ट जोन में हैं अब, ठीक है। और भी एक बात है जो मैं यहाँ पे इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा। जैसे आजकल एक बड़ा आम चीज़ हो गया है ना कि किसी भी आपने कोई कपड़े पहने या कुछ घर बना लिया तो, या कोई काम कर लिया तो 4 लोग जो बोल दें ना वो अच्छा है, तो वो आपको अच्छा लगने लगता है। तो वो 4 लोग अगर आपके पास हमेशा है ना वो अच्छा बोलने वाले, तो आपको लग रहा है कि यार और क्या चाहिए, 4 लोगों ने अच्छा बोल दिया है।
मतलब तो मेरे को क्या चाहिए वो नहीं देखना है। वो नहीं देखना है। 4 लोगों ने बोल दिया, वाह वाह कर दिया 4 लोग, क्या तो वो वाह वाह करने वाले 4 लोगों से ही आगे नहीं निकल पाते हैं। तो वो जो सेल्फ चेक का प्रोसेस है ना, सेल्फ, वो बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में, अपने वर्क लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी मोस्टली क्या टूल्स वगैरह सीखते हैं, राइट? तो सिर्फ टूल्स मास्टर करना इज़ ओके, या फिर हमें यूज़र के बिहेवियर, साइकोलॉजी के बारे में भी जानना चाहिए? इधर एवरी डिज़ाइन फील्ड, राइट, कि सभी में कि मास्टरिंग टूल एक अलग चीज़ हो गई, आपको रीडर के या यूज़र के जो बिहेवियर है, साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ना चाहिए। Yes. बिल्कुल बिल्कुल, ये वही लर्निंग से ही का ही नेक्स्ट पार्ट है कि जो डिज़ाइनर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एंड यूज़र के बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करना। पिछले 25 साल में मैंने प्रॉपर मीडिया में देखा कि रीडिंग पैटर्न अब क्या हो रहा है, तो उसी हिसाब से अगर मैं अपने डिज़ाइन को इन्हांस नहीं करूँगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे कैरियर पे भी इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं अभी भी उसी ढंग के ग्राफिक्स बना रहा होता जो मैं आज 15 साल 20 साल पुराने देखता हूँ अपने काम, तो मैंने ही बनाया यार, मतलब इतना गंदा काम मैंने किया है। तो वो मुझे लगता है कि वो आपका एक डेवलपमेंट है, क्योंकि मैंने हमेशा अपना एक सेल्फ चेक ऑन रखा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। अगर आज छप गया, गड़बड़ हुआ है, तो दूसरी बार मैं ये गलती नहीं करूँगा। लेकिन नोइंगली और अननोइंगली डिज़ाइनर्स टेंड टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग एवरी डे, बिकॉज वो या तो मेरे सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं या अपने सेल्फ चेक को उतना एक्टिवली नहीं फॉलो करते हैं कि नहीं यार ये गड़बड़ किया है मैंने, अनलेस कि उनको स्ट्रांगली ना बोला जाए कि नहीं यहाँ पे तुम पूरी चीज़ को स्क्रैप करो और दोबारा से इसको बनाओ। तो वो एक बड़ा बहुत बड़ा पॉइंट है, एक सेल्फ चेक को ऑन रखना। होता है। वेल, तो ये कि सीखना ज़रूरी है, हाँ, क्यूरियोसिटी होना पहले सबसे सीखना, पहले। क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ टूल सीख करके ना, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक टाइम था कि लोग कीबोर्ड ऐसे हाथ से ऐसे छिपा करके काम करते थे। अगर मैं उनके पास जाता था कि कौन सा कमांड दे रहे हैं मैं देख ना लूँ, लेकिन जिसको सीखना है वो सीख ही लेता है किसी ना किसी तरीके से। तो टूल्स भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अब एआई आ गया है, तो एआई भी मतलब ना चाहते हुए भी सीखना ही पड़ा सबको कि भाई उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो एआई भी सीखा। शुरू में तो मुझे लगता था कि नहीं यार, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं इलस्ट्रेटर हूँ, मैं क्यों एआई तो हमारा दुश्मन है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर एआई से लड़ना है तो दुश्मन को समझना भी ज़रूरी है। तो वहीं से मैंने सीखना शुरू किया। सही सही। अभी क्या कि थोड़ा एआई के बारे में बताइए, अगर शुरू हो ही गया तो। एआई टूल अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि वो दोनों तरीके से मैं देखता हूँ उसे। कोई भी टेक्नोलॉजी जो है उसके प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग एसी का यूज़ करने लगे, कमरे में बैठ गए, टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, कन्वीनियंट हो गया है। खाना गए माइक्रोवेव में गरम कर लिया, पर उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं अब वो धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, जो वो एसी से गर्म हवा बाहर निकलती है या माइक्रोवेव से जो भी चीज़ें हैं वो नुकसानदेह हैं। तो वो धीरे धीरे लोगों के अंदर आ रहा है अवेयरनेस। यहाँ पे एआई आपका टाइम बचा रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को मार रहा है, ये भी मैं बोलना चाहूँगा। आपकी थिंकिंग को आपने प्रॉम्प्ट डाल दिया, बन के आ गया। एक जो मीडियोकर इलस्ट्रेटर है उसका काम तो ख़त्म हो गया। उसने कहा अरे यार कौन मेहनत करेगा, इलस्ट्रेटर के पास जाएगा, उसने ख़राब बना दिया, फिर दोबारा जाओगे, ये हो गया। मैं तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मेरा बन जाएगा, प्रॉम्प्ट दिया ये चाहिए, बन गया। लेकिन जब अगर आपको
आर्ट की समझ है, आपको क्राफ्ट की समझ है, तो आप बोलोगे नहीं यार, वो जो इलस्ट्रेटर काम कर रहा है ना, उसने इतने एक्सपीरियंस, इतने साल काम करने के बाद जो वो लाइन खींचता है, वो जो बनाता है ना, उसका एक अलग चार्म है, उसका एक अपना मज़ा है। तो आप जो सेलेक्टेड ऑडियंस है वो उस आर्ट पे जाएगी, वो इलस्ट्रेशन पे जाएंगे, क्योंकि वो एआई नहीं बना सकता। एआई बनाएगा वो पैटर्न पे बनाएगा, मैकेनिकल बनाएगा। जब इलस्ट्रेटर बनाएगा उसके लाइंस हो सकते हैं कि एकदम माइक्रो मिलीमीटर एक्यूरेसी नहीं होगी उसके लाइंस में, उसके लाइंस में थोड़ी सी अनफिनिश होगी, तो वो जो अनफिनिशनेस है वही उसको डिफरेंस बना देता है एआई से। एआई का एक और जो फ़ायदा बोलिए या जो ये बोलिए, इंडस्ट्री में तो आया है लेकिन बहुत सारे जॉब्स भी गए हैं डिज़ाइनर्स के, इलस्ट्रेटर के, और आने वाले टाइम में एआई और एग्रेसिव काम करेगा। लेकिन जो डिज़ाइनर्स हैं या जो इलस्ट्रेटर हैं या जो आर्टिस्ट हैं, उनको अपने आप को इतना पॉलिश कर लेना चाहिए, इतना मजबूत बना लेना चाहिए, और एआई से तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं 2 साल से एआई में भी काम कर रहा हूँ, तो शुरू में मुझे थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन ठीक उसी तरह से कि जैसे क्लिप आर्ट आया तो मैं डर के इधर चला आया। तो अब वो वैसा डर तो नहीं है, मुझे पता है कि हाँ मैं इस कैरियर के यहाँ तक आ गया हूँ, तो अब मुझे कोई डर नहीं है एटलीस्ट एआई से। तो लेकिन जो नए आर्ट, जो डिज़ाइनर्स आ रहे हैं एआई से, उनको थोड़ा सा साथ में चलें, अपने स्किल को उस तरीके से डेवलप करें, अपने थिंकिंग को बेसिकली, कि मैं जो चीज़ मैं क्रिएट करके अपने स्क्रिबल को स्कैन करके डाल दूं और एआई से बोलूं कि इसको यार इसमें कलर कर दो या इसको 3D में बना दो, तो वो एआई में वहाँ हेल्प ले सकते हैं, वो और यूनिकनेस आएगा उनके डिज़ाइन में, ये हो सकता है। यूज तो करना ही पड़ेगा, करना वो तो ही कोई पड़ेगा, रहा उससे ही नहीं उससे कि- बच के आप नहीं जा सकते हो। अब आपको उससे कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। ये जो बोलते हैं ना कि सारी गलियां उस सड़क पे निकलती हैं जा करके, तो आप गलियों में घूमते रहोगे तो आप कभी लाइट में नहीं आओगे। मतलब आप अगर आप सड़क पे आ गए हो तो एआई पे तो आपको चलना ही होगा। तो आपको अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में रहना है, मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजिंग में या किसी भी प्रोडक्ट डिज़ाइन में, तो एआई तो करना ही पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, बट यूज़ इट वाइजली। वो एक बहुत ज़रूरी ऐसे चीज़ नहीं है। कि प्रॉम्प्ट दिया एंड फाइनल। हाँ, नहीं तो वो जो आपका क्लाइंट है या एंड यूज़र है, वो बोलेगा ना कि मैंने आपको पैसे दिए किस बात की, ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, तो आपका क्या इनपुट है इसमें? तो आप बताओगे कि नहीं, फिर आप बताओगे कि नहीं आप बना सकते हो तो बनाओ इसे। मैंने जो बनाया है उसमें मेरे थॉट्स हैं, और मैं उसको अपने थॉट्स के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है, और एंड यूज़र को क्या हेल्प करेगा, उसकी यूजिबिलिटी क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके थॉट्स पे। आप एक्सप्लेन कर सकते हाँ, हो राइट, आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना कि मैंने ये क्यों बनाया, क्या मेरा क्या थॉट बनाया, प्रोसेस था, हाँ। क्यों बनाया, राइट। अब यही से अगर एक वो नहीं हो पाएगा। लोगो डिज़ाइन होता है जिसके लोग बोलते हैं ना कि 5 करोड़ कैसे दे दिया हीरो होंडा के हीरो के लोगो पे, तो उसके पूरे उसके 350-400 पेज के लिटरेचर वो लोग बनाते हैं। तो एआई में भी अगर आप काम कर रहे हो, आपके थॉट्स उतने क्लियर होंगे तो आप उनको बता सकते हो कि नहीं, इनके ये प्रॉज एंड कॉन्स हैं, या इसको मैंने क्यों यूज़ किया है, किस लिए यूज़ किया है। ट्रू। सो इतने सालों में आपने हायरिंग भी करे होगे राइट, काफ़ी। सो ऐसा क्या देखते हैं आप सामने वाले के पोर्टफोलियो में कि हाँ दिस इज़ बेटर, या ये सही नहीं है, एक एक अच्छा है एक अच्छा नहीं है, तो दोनों में बताइए कि अच्छे वाले में आप क्या देखते हैं, और जो सही नहीं लगता है उसमें क्या सही नहीं लगता है आपको। नहीं, एक तो मैं देखता हूँ कि चाहे वो आर्ट कॉलेज बैकग्राउंड से हो या नॉन कॉलेज बैकग्राउंड से हो, उसका फर्स्ट जो मैं देखता हूँ वो देखता हूँ कि उसके अंदर डिज़ाइन सेंस कितना है, डिज़ाइन सेंस, एस्थेटिक्स वैल्यूज़ किस लेवल के हैं, और क्लासिक जो मैं फॉलो करता हूँ उसके कितना आसपास है, और उसका आईक्यू लेवल क्या है,
वो मैं आईक्यू लेवल तो जब आप बात करोगे तो समझ में आ जाता है, उसके लाइकिंग्स क्या है, उसके पढ़ने में क्या रुचि है, या लर्निंग कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। और जो नहीं होता है जिनमें, वो एक नज़र में उसके रेज्यूमे पे दिख जाता है। सो अगर आपको अपना करियर आज से बिल्कुल स्टार्ट करना हो, फिर से रीस्टार्ट करना हो, तो आप डिफरेंटली क्या करेंगे कि अच्छा ये चीज़ मेरे को ये डिफरेंटली करनी चाहिए थी, या कुछ ऐसा कि आप मीडिया डिज़ाइन में ही काम करोगे दोबारा से, या क्या करना चाहोगे फिर से? मुझे अगर आज के टाइम पे अपना कैरियर रीस्टार्ट करना हो तो मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना पसंद करूँगा। दैट्स न्यू। हाँ, दैट्स अ कम्प्लीटली न्यू थिंग। एंड मैंने अभी पिछले दिनों एक काम किया, अभी गोवा में एक जंकयार्ड को मैंने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया, पूरा थीमेटिक डिज़ाइन किया। और चूंकि मुझे 3D डिज़ाइन नहीं आता, पर मैं 2D में ही ऐसा बना करके रेंडरिंग के लिए दे दिया, और डिज़ाइनर्स ने उसे 3D में कन्वर्ट कर दिया। और चूंकि वो मेरे बहुत जानने वाले करीबी का रेस्टोरेंट क्या, वो उनका पूरा रिजॉर्ट था, है मतलब अभी भी। तो उस पे उन्होंने, एक दिन गया था घूमने, तो कहा कि मैंने वॉल देखा, बोले कि इसको चेंज करना है, इस जगह को, कुछ लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि वॉल तो बहुत अच्छा है, इस पे म्यूरल बना देते हैं। तो बोले म्यूरल क्यों, म्यूरल के साथ पूरा रिनोवेट कर दो। तो वहीं से मेरी एक छोटी से शुरुआत हुई और इंटीरियर की। फिर मैंने बनारस में मकान खरीदा अपने शहर में, तो वहाँ भी मैंने इसी अपनी भड़ास को निकाला इंटीरियर वाले को। तो वहाँ भी मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, और आगे भी कोशिश है कि आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इंटीरियर के, जो जाहिर सी बात है कि पैसा मकसद नहीं है, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, और सीखना मकसद है। तो जो जानने वाले लोग होंगे उनके यहाँ एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो ये एक मेरा वो है कि अगर कैरियर कभी स्विच करना हुआ तो मैं इंटीरियर में जाना पसंद करूँगा। और चूंकि मैं इंटीरियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे 3D ड्राइंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं आउटडोर ड्राइंग करता हूँ, बिल्डिंग्स के स्केचिंग करता हूँ, और बैठ करके आराम से 3-4 घंटे। तो वो एक्सटीरियर और इंटीरियर वाला मेरा पैशन है, एक तरह का अलग। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता हूँ मैं, ठीक है, कि क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, कि अगर इस नॉलेज के साथ, जितनी नॉलेज आपको भी है, इस नॉलेज के साथ अभी आप फ्रेशर होते, तो क्या करते आप? तब भी जाते इस फील्ड में या नहीं? मतलब इस नॉलेज के साथ अगर मीडिया में आता, लेट्स से कि आप अभी एज ए फ्रेशर हो, कि आपको नॉलेज है सारा 25 इयर्स का, बट आप एज ए फ्रेशर हो, अच्छा, तो आप क्या करते हो तो सिचुएशन में, कि जाते आप उस फील्ड में? तो भी मैं इंटीरियर डिज़ाइन में जाता, या फिर मैं उसके साथ साथ इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन में, कि मुझे वो भी इंटीरियर से जुड़ा हुआ ही एक पहलू है, जिसमें इंटीरियर में आप प्रोडक्ट कैसे रखोगे, वॉल को कैसे डिज़ाइन करोगे, लाइटिंग्स कैसी होनी चाहिए, वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है। तो मैं इसी फील्ड में शायद जाता। फिर मैं मीडिया में सोचता कि नहीं, अब ये थोड़ा AI वाला हो गया है, अब इसमें जाओ। हालांकि इंटीरियर में भी AI आ गया है, आप किसी कबाड़ सी जगह का फोटो खींच करके डाल दो, और AI में एक कमांड में आपको 10 ऑप्शन दे देगा कि आप इसको कैसे डेकोरेट कर सकते हो। ट्रू, और उसे 3D में भी कन्वर्ट कर देगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। तो इतने साल वर्क करने के बाद, राइट, तो अभी भी क्या वो चीज़ है जो आपको स्टिल एक्साइट करती है एवरी मॉर्निंग, कि हाँ मेरे को ये करना है? कि एक तो सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि हाँ, हर दिन आपका एक नया जन्म होता है। मैं उस फिलॉसफी को बिलीव करता हूँ। सुबह उठ के अपना मेडिटेशन करना। रिसेंटली अभी मैंने एक 5 AM क्लब ज्वाइन किया है, जो मेरे एक पुराने मित्र हैं, नरविजय यादव जी, जिनके साथ मैंने दैनिक भास्कर में काम किया था, और उन्हीं का ये एक ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने एक 5 AM
मेडिटेशन क्लब शुरू किया है और कोशिश करता हूँ कि मैं प्रतिदिन अपना मेडिटेशन करूँ 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जिससे मुझे उससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदे से पहले मैं ये बताऊं कि मैं 12-1 बजे तक पेजेस देख करके सारे एडिशन के तब सोता हूँ और 5 बजे मेडिटेशन के लिए उठना सबसे कठिन काम वही है। जानना चाह रहा हूँ कि इट्स ए अच्छा ये करने के बाद ह्यूमंगस टास्क। सुबह क्या लगता है यार, क्यों उठे आज यार? तो यार शुरू में क्यों उठा, क्यों कर रहे हैं? 7 बजे भी तो मेडिटेशन कर सकते हैं, 8 बजे तो चलो फिर कर लिया और फिर सो गए, वो भी हो सकता है। तो लेकिन कोशिश करता हूँ, नहीं रोज़ तो मेडिटेशन तो रोज़ कर लेता हूँ। दूसरा मेडिटेशन में आपको ये मिलता है कि एक तो आप फोकस्ड होना सीखते हो, दूसरा जो कल की सारी चीज़ें थी, जो ग्रजेस थे, जो वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। और जो एक जो मेरे अंदर है वो डिज़ाइन का सेल्फ चेक के साथ साथ एक अपना सेल्फ चेक भी है, पर्सनालिटी का सेल्फ चेक, कि मेरे अंदर कोई मतलब किसी को लेकर के कोई गलत चीज़ नहीं होना चाहिए, या मैं बिचिंग नहीं करूं, ये मतलब, और गुस्सा ना करूं। अगर गुस्सा कल कर लिया है तो नेक्स्ट डे उससे सॉरी बोल दो, कोई गलती हुई है तो उसे मान लो। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेडिटेशन से ही धीरे धीरे डेवलप हुई। और जो पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ बहुत गुस्सैल वाला था, चीज़ें तोड़ देना, ये कर देना, वो मैंने बहुत साल पहले ही कंट्रोल कर लिया था। बट प्रोफेशनल लाइफ में ना आपके अंदर एक निगेटिविटी भी आता जाता है, तो उस नेगेटिविटी को भी धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है टाइम के साथ, और एक तरह का वेल बीइंग है सेल्फ चेक में, मेडिटेशन में। तो ये बहुत काम आता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो धीरे धीरे वो रिफ्लेक्ट करती है आपका, आपके काम में, आपके पर्सनालिटी में। वो मैं ऐड ऑन करता जाता हूँ धीरे धीरे। और वर्क में यहाँ आज ये हाँ, वर्क करना में है आज कि क्या करना है वो तो मैं सुबह उठ के एक नोट बनाता हूँ कि आज मेरा ये टास्क है, वो सारा चीज़ बनाता हूँ। तो वो चीज़ के लिए क्या रहता है कि अच्छा मुझे ये करना है, तो वो एक्साइटमेंट कहाँ से आती है? कि क्योंकि देखो लाइक इतने 10 टाइम हो गया राइट आपको वर्क हाँ, करते करते, एक हाँ। बार को आगे लगता है यार तो छोड़ो यार करते हैं। हाँ, आता है कि एक जो वो लेट गो वाला चीज़ था ना, लेट गो हाँ मीन्स कि मतलब वो उस तरह का लेट गो, मतलब चीज़ों के लिए तो है ही है कि चलो हम्म किसी ने कुछ बोल दिया या वो कर दिया, वो एक अलग, वो उसको मैं लेट गो वाला। पर जो अरे नहीं यार इसको कल करेंगे, अरे नहीं, तो एक जो डिसिप्लिन मैं बहुत हूँ। मैं सबसे पहला जो काम करता हूँ बिस्तर से उठने के बाद अपने बिस्तर ठीक करता हूँ। ये मैंने काफ़ी सारे, बहुत सारे लोगों का जो, और ओटीटी देखने के बजाय मैं डॉक्यूमेंट्री देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो उससे वही मेरा लर्निंग वाला एक तो रहे, और दूसरा कि डिसिप्लिन रहने से ना आपको प्रॉब्लम्स आपके कम होते हैं। जो मतलब अरे यार थोड़ा देर और सो लें, थोड़ा सा और, अभी तो 10 बजे उन्होंने बोला है, 9:30 बजे उठेंगे तो फिर करेंगे, ये होगा। तो मैं बहुत सोचता हूँ कि नहीं, टाइम पे अगर किसी ने मुझे बोला है तो वो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करके मुझे बोला है आने के लिए, या ये इस काम को बोला है कि नहीं आज करना है, तो वो कोशिश करता हूँ पूरा कि मेरा टाइमली सारी चीज़ें हों। तो उसके लिए मैं एज के हिसाब से कई सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं या भूलने लगा हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ सुबह उठ करके। वो एक अच्छा हैबिट है, और उम्मीद है कि वो आगे भी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बनी बनी रहेगी वो तो। अच्छा, तो बिफोर रैपिंग दिस अप हाँ। तो सोचा कि देखो काफ़ी सीखा सुना राइट। और मेरे को तो देखो बहुत अच्छा लगा, मेरे को सबकी जर्नी जानने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, होप सो बाकियों को भी अच्छा लगेगा। तो बिफोर रैपिंग दिस अप, तो कोई सजेशंस, कोई एडवाइस प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे लिए, पॉडकास्ट के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी बताइए।
मैं अभी अपने आप को उस लेवल पे तो नहीं मानता हूँ कि मैं ज्ञान दूं या किसी को just suggestion लेकिन is मुझे एक ये लगता है ना कि यही जो चीज़ मैंने बोला आज के टाइम पे जो मैं डिसिप्लिन बहुत सारे मामले में हूँ और लंबे समय तक आपको किसी भी फील्ड में टिकना है ना तो अपने डेली लाइफ में फिटनेस के लिए 60 से 90 मिनट 1 से 1.5 घंटा ज़रूर देना चाहिए और थोड़ा सा लाइटर मोमेंट रहे जीवन में, फैमिली के साथ जो अटैचमेंट है वो अच्छा रहे। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर दोस्ती यारी वो वाला अब बहुत कम हो गया, कॉलेज की तरह से नहीं है। फैमिली टाइम मैं बहुत देता हूँ क्वालिटी, और बेटे की वजह से ही मैं बैंगलोर आ गया हूँ, तो अभी यहीं से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा अपने खान पान पे और मतलब फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। ये आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेगा, आपके कैरियर में भी, आपके मेंटल ग्रोथ में भी। और मेंटल पीस पे मैं थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ आर्ट्स से जोड़ करके, कि मैं उस तरीके का एक आर्ट वर्कशॉप भी करना चाहता हूँ जो लोगों को स्ट्रेस से, क्योंकि लॉकडाउन में मैं काफ़ी स्ट्रेस से निकला हूँ और वहीं से मैंने ड्राइंग और पोर्ट्रेट दोबारा से शुरू किया था। तो मैं आर्टिस्ट के लिए भी और नॉन आर्टिस्ट के लिए भी इस तरह के इन फ्यूचर कभी रखूँगा वर्कशॉप्स जो जिसमें वो आए और कुछ भी बनाए, मतलब उसमें कोई मार्किंग नहीं होगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा तो वो अपने स्ट्रेस को निकालेंगे कलर्स के थ्रू और लाइंस के थ्रू। तो ये तो एक जनरल हो गया। और आपके पॉडकास्ट के लिए तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, एंड कि बहुत पसंद आएगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और मिलियंस में बिलियंस में आपके फॉलोअर्स हों, और वॉच टाइम आपका लाखों करोड़ों में हो। हम तो इतना चाहते हैं कि लोग सुने, और बहुत सारे टॉपिक्स पे आपके साथ बात करने की इच्छा है मेरी। मेरे पास बहुत सारा खजाना है, बनारस से रिलेटेड, गोवा से रिलेटेड। बिल्कुल अभी हम सेकंड सीरीज चालू करेंगे इन द गूगल मीट काइंड ऑफ थिंग, तो उस पर तो पूरा ज्ञान मिलना कि जहाँ जो बताना आपको, बिल्कुल। क्योंकि पॉडकास्ट का थोड़ा ये है कि थोड़ा उसमें चाहे तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। So thanks again for your valuable time, and Thank you so much अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए, हमें दिया, and hope so कि लोगों को पसंद आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। So it will be really helpful for you.